ये थर्ड पार्ट ऑनर्स इकोनॉमिक्स पेपर फिफ्थ के अंतर्गत आर्थिक विकास एवं नियोजन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना है। पहला प्रमुख प्रश्न है कि आर्थिक विकास किसे कहते हैं। आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक उन्नति इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या प्रमुख अंतर है, या आर्थिक विकास के प्रमुख मापदंड कौन कौन से हैं, इसका विगत क्लास में हमने बता दिया। तो इसके बाद दूसरा जैसे प्रश्न इसी प्रकार से आता है कि आर्थिक विकास किसे कहते हैं। आर्थिक विकास के प्रमुख निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। तो इसी प्रश्न पर यहाँ पर फोकस करना है कि हम जानते हैं कि आर्थिक विकास मतलब आर्थिक का मतलब आर्थिक क्रियाओं से संबंधित विकास। आर्थिक क्रियाओं से धन एवं आय का सृजन होता है, जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि की जा सकती है, मानवीय कल्याण में वृद्धि हो सकती है, और इसी को हम आर्थिक विकास के नाम से जानते हैं। प्रोफेसर मियर एंड वाल्डविन ने, हैरोल्ड एंड डोमर ने, रोस्टो ने, उर्सुला हिक्स ने, ये सब विभिन्न विद्वान अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास की परिभाषा विभिन्न दृष्टिकोण से देने का प्रयास किया। इसके अंतर्गत मियर एंड वाल्डविन की परिभाषा है कि आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत वास्तविक राष्ट्रीय आय में समृद्धि होती है। तो इस प्रकार से आर्थिक विकास के तीन प्रमुख तत्व होते हैं कि आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया का अर्थार्थ परिवर्तन से है। आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तन, मांग एवं पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन, उपभोग क्रिया, आय क्रिया, बचत एवं पूंजी निर्माण से संबंधित क्रियाओं में परिवर्तन। तो आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है। दूसरा है कि आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। अल्पकाल के अंतर्गत विकास को आर्थिक विकास नहीं कहा जाता। प्रायः आर्थिक विकास के अंतर्गत कई व्यापार चक्र आते हैं। इसके अंतर्गत न्यूनतम 1 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक की समयावधि को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है। तीसरा प्रमुख तत्व है कि आर्थिक विकास के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय में समृद्धि से अर्थ है कि कुल राष्ट्रीय आय माइनस डिप्रिसिएशन का चल एवं अचल पूंजी की घिसावट, व्यय, बीमा कर, आयकर, शुल्क एवं अन्य करों को घटा देने के पश्चात जो शुद्ध आय बचती है, उसे हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यहाँ पर आर्थिक विकास का संदर्भ शुद्ध राष्ट्रीय आय से ही है, एनएनपी से ही है। इसी प्रकार से कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि मियर एंड वाल्डविन का एक मत है कि भाई सिर्फ मौद्रिक आय में वृद्धि को आर्थिक विकास नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आर्थिक विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत डिफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे की व्यवस्था एवं अन्य कारणों से धन का प्रवाह अधिक होने से चलन गति के अंतर्गत मौद्रिक आय में समृद्धि हो सकती है, परंतु उस अनुपात में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से आर्थिक विकास मौद्रिक आय में वृद्धि नहीं, बल्कि वास्तविक आय में, उसकी क्रय शक्ति में वृद्धि को ही आर्थिक विकास माना जा सकता है। इसी प्रकार से प्रोफेसर पीको कुरिहारा, ये सब अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने आर्थिक विकास के अंतर्गत आर्थिक कल्याण पर बल दिया है। मानवीय कल्याण में, आय के समान वितरण में, पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि को, ये सब विचारों को आर्थिक विकास के अंतर्गत शामिल करते
अब है कि भाई आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से। तो सामान्य रूप से आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों को हम दो प्रमुख भागों में बांट सकते हैं, एक आर्थिक तत्व और दूसरा गैर आर्थिक। आर्थिक तत्व इकोनॉमिक फैक्टर्स और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसके अंतर्गत प्रश्न जैसे यहाँ है कि आर्थिक तत्व कौन कौन से हैं। तो आर्थिक तत्व के अंतर्गत हम लोग प्रश्नोत्तर के दृष्टिकोण से 8-10 प्रमुख तत्वों का वर्णन करते हैं। उदाहरण के लिए पहला प्रमुख आर्थिक तत्व प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन, तीसरा पूंजी निर्माण में वृद्धि, चौथा विदेशी पूंजी का महत्व, नेक्स्ट व्यावसायिक ढांचा, नेक्स्ट विज्ञान एवं तकनीक शक्तियों में परिवर्तन, नेक्स्ट सहनशीलता, उद्यमशीलता नवप्रवर्तन की शक्तियाँ, ये सब जो हैं वे प्रमुख आर्थिक तत्व माने जाते हैं। इसके पश्चात कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से तो आर्थिक विकास को प्रभावित नहीं करते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास को बहुत अधिक रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पहला राजनैतिक शक्तियाँ, दूसरा धार्मिक तत्व, सामाजिक संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, ये 4 प्रमुख गैर आर्थिक तत्व हैं जो कि आर्थिक विकास को अप्रत्यक्ष रूप से बल्कि आर्थिक तत्वों की अपेक्षा गैर आर्थिक तत्व अधिक रूप से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अब हम एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल विद्युत, वन संपदा, वायुमंडल, ये सब को शामिल किया जाता है। तो प्राय आर्थिक विकास में जिस देश के अंतर्गत भूमि उन्नत है, खनिज पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक है, जलवायु अनुकूल है, खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हों, तो इस प्रकार से आर्थिक विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इससे न सिर्फ कृषि का विकास होता है बल्कि खनिज तत्वों की प्रचुरता से उस देश के अंतर्गत औद्योगिक विकास करने में भी सहायता मिलती है। परंतु इसके अपवाद भी माने जाते हैं। जैसे जापान जैसा छोटा देश है, उसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन के दृष्टिकोण से उन्नत नहीं है, इसके बावजूद वह विज्ञान एवं तकनीकी उद्यमशीलता में परिवर्तन कर करके बहुत अधिक जैसे आर्थिक विकास करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जैसे प्रमुख साधन है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन उत्पादन के सभी साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रम जो है वो उत्पादन का एक एक्टिव साधन माना जाता है। भूमि जो है सो निष्क्रिय पैसिव साधन माना जाता है। तो जनसंख्या किसी देश के अंतर्गत यदि अनुकूल है तो इसके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग होता है। तीसरा विज्ञान एवं तकनीकी प्रगति। आज के आधुनिक युग में विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। विज्ञान एवं तकनीक के प्रयोग के द्वारा उत्पादन लागत में कटौती की जा सकती है और आर्थिक विकास में वृद्धि की जा सकती है। इसी प्रकार से प्रोफेसर शुम्पीटर ने नव परिवर्तन एवं उद्यमशीलता को आर्थिक विकास का प्रमुख संसाधन माना कि उद्यमशीलता एवं नव परिवर्तन के द्वारा अन्य आर्थिक साधनों के अपेक्षाकृत कम रहने के बावजूद यदि उद्यमशीलता जैसे यहाँ है और देश में नए नए खोज हो रहे हैं, आविष्कार हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं, तो देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से उत्पन्न होगा। इसी प्रकार से जैसे विदेशी पूंजी के अंतर्गत
विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाएं, ये सब IDA या सरकार के द्वारा जैसे अनुदान या कम ब्याज पर विदेशी सहायता प्राप्त होती है, जो कि भारत जैसे अर्धविकसित देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अपनाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आर्थिक विकास के जो तत्व हैं, अगर आर्थिक तत्व, वे आर्थिक विकास को प्रभावित बहुत अधिक करते हैं। इसके बावजूद गैर आर्थिक तत्व जैसे राजनीतिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक सरकार, गवर्नमेंट, किसी देश के अंतर्गत यदि सरकार स्थिर है, राजनीतिक स्थितियाँ जैसे है, शांति एवं सुरक्षा का वातावरण है, तो उस देश के अंतर्गत आर्थिक विकास करने में बहुत अधिक मदद मिलती है। राजकीय विनियोग के द्वारा, राजकीय हस्तक्षेप के द्वारा न सिर्फ सुरक्षा होती है बल्कि विनियोग को प्रोत्साहन मिलता है। शांति एवं सुरक्षा के अलावा आज के समय में सरकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विनियोग की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इसी प्रकार से धर्म, रिलीजन, धार्मिक संस्थाएं का आज के आधुनिक युग में विज्ञान के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। विज्ञान एवं तकनीकी परिवर्तन के द्वारा अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, सामाजिक कुरीतियाँ, ये सब को जिसे दूर किया जा सकता है। धार्मिक संस्थाओं का प्रोटेस्टेंट धर्म, ये सब जो है वह यूरोप के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण रूप से सहायता की है। भारत जैसे देश के अंतर्गत कुछ देश यहाँ धार्मिक रूढ़िवादिता पाई जाती है, जिसके अंतर्गत आर्थिक विकास में बाधा पहुँच। इस प्रकार से धार्मिक संस्थाओं के द्वारा संस्कार में यदि उन्नति होती है, उन्नयन का कार्य होता है, तो विशेष रूप से आर्थिक विकास को सहायता मिलती है। इसी प्रकार से सामाजिक संस्थाएं जैसे यहाँ है, यदि देश के अंतर्गत जातिगत या भाषा या पुरुष स्त्री में अंतर, ये सब जैसे यहाँ में अधिक समानता का अवसर मिलता है, तो इससे आर्थिक विकास को सहायता मिलती है, नहीं तो जैसे बाधक होती है। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जैसे संस्थाओं के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के द्वारा भी गैर आर्थिक तत्व माना जाता है आर्थिक विकास को। इस प्रकार से देखते हैं कि आर्थिक विकास के आर्थिक तत्व महत्वपूर्ण तत्व है और गैर आर्थिक तत्व पूरक तत्व के रूप में काम करते हैं। इस प्रकार से आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। प्रोफेसर आर्थर लेविस ने प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि को महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने आर्थिक विकास के समक्ष तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को बाधक माना है।